हेलो स्टूडेंट्स। और कैसे हो आप सभी? होप ऑल इज वेल। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी में एक नया टॉपिक दैट इज़ द सेल बायोलॉजी। और यहाँ पे जो चैप्टर का नेम दे रखा है हमारे पास, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी एट द फर्स्ट टाइम, और यू आर इन क्लास 11, और यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एनी competitive एग्जाम्स, सो इफ़ द बायोलॉजी इज योर सब्जेक्ट, then you should study with these three chapters simultaneously, that is the biomolecules, enzymes and the cell biology, because the process of evolution is start at the level of biomolecule, and some enzymes work, and the cellular forms वर अपीयर ऑन दिस प्लानट अर्थ। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है बायोलॉजी को समझने के लिए, हमारे पास ये 3 चैप्टर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ द बायोमोलिकुल्स, एंजाइम्स एंड द सेल बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी। और आप लोग एक काम करेंगे, जो आप अपना एन ओपन करेंगे और हम एन को डिस्कस करेंगे और कुछ एक्सप्लेन करेंगे उसे। आपको जो चीज़ समझ में आए आप चाहे तो एन में लिख लो, या चाहे उसके लिए एक अलग से नोट्स बना लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेल बायोलॉजी, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नाम रखा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि चैप्टर का नाम है हमारे पास, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स यूनिट का मतलब समझो। अगर कोई भी चीज़ बनी है, जैसे मान लो हमारी एक बॉडी है, लाइफ का मतलब क्या हो गया, अब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने जा रहे हैं। दैट इज, अगर कोई भी बॉडी है तो हमारे पास वो उसका जो बनने का जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। ठीक है, इसीलिए जब सेल की डेफिनेशन हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि सेल इज द, क्या है, सेल इज फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब जो स्टार्टिंग है, जो बेस बनाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल, क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, क्या है, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो हमारे पास दो चीजें आती हैं, क्या, एक तो आता है स्ट्रक्चरल, एंड द सेकेंड वन इज फंक्शनल, एंड थर्ड वन इज यूनिट। ठीक है, अब बात समझो यूनिट क्या चीज़ होती है। जैसे हम बात करें, अगर किसी की, जैसे हमारे पास ये वाल दिख रही होगी आपको, समझो इसके पीछे वाल है, तो इस वाल के बनने की यूनिट क्या है। ये वॉल किससे बनी है, बहुत सारे ब्रिक्स को ऐड करके बनी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वॉल है वो किससे बन के बना है, ब्रिक्स से। तो वॉल के बनने की जो यूनिट क्या हो गई हमारे पास, ब्रिक्स। ठीक है, ईंटें। अब हमारे पास क्या हुआ, यूनिट का मतलब कि जिससे मिलके बना है। तो हमारे बॉडी का जो फंक्शंस है, क्या बोल रहा है, फंक्शनल यूनिट, दैट मीन्स जो फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, स्टार्टिंग में कहाँ हो रहे हैं, सेलुलर लेवल पे। सॉरी, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, सेलुलर लेवल पे। कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में, जिसको एनसीईआरटी लिखता है कि साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज इन प्लांट एंड द एनिमल सेल बोथ। ठीक है, तो ये सभी में होता है। आ रही बात, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल, अगर सेल है तो वो लिविंग है। ऐसा कोई लिविंग नहीं जिसके पास सेल नहीं। ठीक है, ये मंत्र याद रखना, ऐसा कोई लिविंग नहीं जिसके पास सेल नहीं। तो जो फंक्शनल होता है वो सेल के अंदर, सारे फंक्शन जो होते हैं वो सेल के अंदर परफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी कौन बनाता है, सेल। सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। जब हम बात करते हैं हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बात करते हैं हम, हाई हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेल। जब हम एनिमल की में पढ़ते हैं तब, दैट मीन्स दिस इज द बेसिक यूनिट, एंड दिस सेल जब आपस में एग्रीगेट होती हैं, मिल जाती हैं और एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, एंड दिस इज नोन एज द टिश्यू, एंड देन ऑर्गन, एंड दिस ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सेल क्या हुई, सेल हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसमें
लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और साथ ही उस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो यानी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेल से बनी होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि सेलुलर लेवल पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर, एंड सेलुलर लेवल पे ही मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्जेज हैं तो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर में कौन आता है, यूकैरियोटिक जो प्रोटिस्टा है, और सारे प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आ रही बात समझ में? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब एनसीईआरटी बोलते हैं कि जैसे सोचो, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जिनके पास टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, जैसे हम लोग हैं, हम अपने सारे फंक्शन कहाँ परफॉर्म कर पाते हैं, इस मल्टी सेलुलर में हमारे पास एक पूरा सिस्टम है। तो क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? ऐसा सवाल आता है दिमाग में हमारे पास। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कैपेबल, क्या लिखती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कैपेबल ऑफ, किसमें कैपेबल हैं, ये फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सकते हैं और अपने सारे इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल फंक्शन। जैसे हम सारे इसेंशियल फंक्शन अपने परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हमारे पास पूरा एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जो पूरी कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती है और जिससे हमारे पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन रन होता है, जिससे हम सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलती हैं। ठीक है, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल का बना है, यूनिसेलुलर है, वो भी क्या करता है, वो कैपेबल है किसमें, परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन, ठीक है, ऑफ लाइफ एंड फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, एंड फ्री लिविंग। अब देखो, अब हमारे पास एनसीईआरटी की ये लाइन दे रखी है। अब यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट दे सकता है क्या, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो कैपेबल इन परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ऐसे करके मैं हमें स्टेटमेंट में दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। ठीक है, तो एनसीईआरटी की ये लाइन है, इससे हमें क्या करना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा। अब देखो, हमारे पास एक चीज निकल के आती है, क्या, दैट इज द फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस के आगे, कि एनीथिंग that anything less than a complete structure of the cell, anything less than a complete structure of cell does not ensure free living existence। अभी हमने क्या बात किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तो फ्री लिविंग एग्जिस्ट करेंगे और मल्टी सेलुलर तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या कर रहा है एनसीईआरटी आगे, कि एनीथिंग, क्या कर रहा है, इसको आप नोट्स करना है, ये सब जो लाइन है ना वो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, एनीथिंग, देखो, एनीथिंग लेस देन a complete structure of the cell does not ensure free living existence। या बोल सकते हैं फ्री लिविंग। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझो क्या बोल रहा है, कि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर। व्हाट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डू यू नो अबाउट कंप्लीट स्ट्रक्चर? किस सेल को हम कंप्लीट सेल बोलेंगे? ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आल्सो कैपेबल इन परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, इवन मल्टीसेलुलर आल्सो डू दिस थिंग। ठीक है, तो और फ्री लिविंग एग्जिस्ट भी कर सकता है, बट हमें क्या बोल रहा है, कि जिसके पास क्या है, कंप्लीट सेल से थोड़ा भी कम है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है, अब हमें समझ नहीं आता कि एनसीईआरटी को कौन डिजाइन कर रहा है। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है ना, उसके पास तो ये चीज़ें लिखी नहीं है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल की जगह लिखा ही नहीं है उनके पास। उनके पास इतनी सारी लाइनों के लिए सिर्फ एक चीज़ लिखा है हिंदी में, सेल को कोशिका बोलते हैं, उसने लिख रखा है एनसीईआरटी में कोशिका। अब जब वो बच्चा एनीथिंग लेस देन पढ़ेगा ही नहीं, उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कहीं। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में पढ़े होते हैं, ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे जो हैं, जो अपना सीबीएसई के एक अलग जो पैटर्न उनका है, उसमें उनको डाउट आता है। जब हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, वहाँ पे बच्चे हमसे डाउट पूछते हैं, क्या, कि सर
अभी जब हम आगे पढ़ते हैं तो समझना, ठीक है, कि फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस की बात क्या है। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्या, कि कंप्लीट सेल किसके पास होता है और कैसा नहीं, किसके पास नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्लीट सेल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। कुछ तो क्राइटेरिया होगा जिससे हम बोल सकेंगे कि ये सेल कंप्लीट है, ये सेल इनकम्प्लीट है। तो आइए समझते हैं, ठीक है। लिखेंगे आप यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, किसी भी सेल के कंप्लीट होने की या ना होने की। द फर्स्ट वन इज, अगर कोई सेल कंप्लीट कहेंगे तो उसके पास होना चाहिए एक आउटर कवरिंग जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। आ रही बात समझ में, सेल मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड वन इज द साइटोप्लाज्म। अभी हमने बात किया था साइटोप्लाज्म के एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है, हमने अभी बोला, याद करो। इट इज द मेन एरिना, साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। ठीक है, द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एंड द थर्ड वन इज द जेनेटिक मटेरियल। टू कंट्रोल, क्या करता है जेनेटिक मटेरियल, टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ साइटोप्लाज्म। अरे साइटोप्लाज्म में तो सभी सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है। तो उसको कौन मेंटेन करता है, सारी एक्टिविटी को कौन, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज द डीएनए या आरएनए। हमारे में होता है, ठीक है, हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। किसी में आरएनए होता है, ठीक है। अब एक डाउट यहाँ पर आता है, ठीक है, कि वायरस क्या है, वायरस, ठीक है। जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जो बोर्ड के बच्चे होते हैं, उनका डाउट होता है कि वायरस हम किस में रखेंगे, क्या वायरस फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं। तो इस वाली जो एनसीईआरटी की लाइन है, इसको इसको समझने के लिए कि कंप्लीट सेल होता क्या है, ये होता है कंप्लीट सेल। कंप्लीट सेल वो सेल होगा जिसके पास सेल मेम्ब्रेन है, जिसके पास एक साइटोप्लाज्म है और जिसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल है। और वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। आ रही बात समझ में। सो अब देखना, अब जब बात आती है वायरस की, हम क्यों वहाँ पे वायरस पढ़ रहे हैं, ताकि ये लाइन जो एनसीईआरटी दे रखी है हम उसे अच्छे से समझ पाएँ। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्हें रिकमेंडेड है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप एनसीईआरटी इंग्लिश की ज़रूर पढ़ें, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो जब बात करते हैं वायरस की, देखो वायरस एक अजीब ही टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मैं वायरस हूँ, मैं वायरस हूँ, तेरे अंदर जिंदा हूँ, तेरे बाहर मुर्दा हूँ, ठीक है। तो वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जैसे फंक्शन होते हैं, समझते हैं क्या। क्या वायरस एक कंप्लीट सेल है, क्या वायरस होस्ट बॉडी के जब बाहर रहता है तो वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सकता है, फ्री लिविंग एग्जिस्ट कर सकता है। क्या वायरस के पास कंप्लीट सेल है, समझते हैं, ठीक है। देखो वायरस के पास क्या है, वायरस के पास एक आउटर कवरिंग प्रोटीन्स की होती है, ठीक है। एक डिफरेंट टाइप का प्रोटीन होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। तो वायरस के पास क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। खत्म हो गया प्रॉब्लम। साइटोप्लाज्म में जैसी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, यहाँ पे एक इसके सेल मेम्ब्रेन की जगह पे क्या होता है, प्रोटीन की कवरिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, आरएनए या डीएनए होता है। और जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या होता है, आरएनए या डीएनए, या किसी किसी में बोथ होता है, बहुत ही रेयर केस में बोथ होता है, ठीक है। ये हमारा नीट का क्वेश्चन आ चुका है। तो बात यहाँ से आती है कि जब वो वायरस है, देखो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, पहला क्राइटेरिया इसने पूरा नहीं किया। साइटोप्लाज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्या इन्हें इसने दूसरा क्राइटेरिया पूरा किया, नहीं। जेनेटिक मटेरियल तो होता है। तो मिनिमम क्राइटेरिया जो हमारे पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ये तीनों। तो वायरस के पास ये तीनों नहीं है, तो वायरस जो होता है वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ में आई, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डज नॉट इंश्योर फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। आ रही बात समझ में, एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही है, ठीक है। तो वायरस को जब होस्ट बॉडी में रहता है, जब हमारे अंदर रहता है, तो वो क्या करता है, एज ए लिविंग, क्योंकि वो यूज करता है हमारी सेल में हमारी मशीनरी को, ठीक है। और जब बाहर चला जाता है तो वो क्या करता है, एज ए नॉन लिविंग बिहेव करता है। इसलिए वायरस जब होस्ट बॉडी के बाहर रहता है तो वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वायरस के पास कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है। आ रही बात। अब हमने क्या किया, बात किया एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में हमने सेल की डेफिनेशन देखी। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हैं इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ एंड आल्सो द फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि जो फ्री लिविंग एग्जिस्ट करता है, क्या उसके पास कंप्लीट सेल
होगा। अगर कंप्लीट सेल है तो वो फ्री लिविंग एग्जिस्ट करेगा। वायरस के पास कंप्लीट सेल नहीं होता है तो वायरस फ्री लिविंग एग्जिस्ट नहीं करता है। जब वो होस्ट बॉडी के अंदर रहता है तो वो लिविंग की तरह बिहेव करता है, और जब होस्ट बॉडी के बाहर रहता है तो कैसा बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह। इसलिए जब कोरोना हुआ था तो बोलते थे कि 2 मीटर की दूरी बनाओ, 1 मीटर की दूरी बनाओ, क्योंकि जब वायरस है वो जमीन पे गिरेगा और आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक, मर जाएगा। तो वो कैसा बिहेव करेगा, वो तो खत्म हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में क्यों बोलते थे ऐसा। तो जब भी वो हमारे अंदर है, जैसे हमने आपने छींका, स्नीजिंग किया, खांसा, कुछ भी बोला, ड्रॉपलेट के साथ वायरस बाहर निकला, अगर उसे कोई होस्ट बॉडी नहीं मिली, ठीक है, ठीक है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करेगा। हो सकता है कि उससे किसी हीट के कारण उसकी डेथ हो जाए, वो कंप्लीटली सेल डिस्ट्रॉय हो सकती है। ठीक है, अगर वो हो सकता है उसे थोड़ा अनफेवरेबल कंडीशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जिसमें वो लिविंग रह सकता है, मतलब जिंदा रह सकता है, तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही कोई होस्ट बॉडी मिलेगी वो फिर से अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वायरस जो होता है वो सेल के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसे कोई ना कोई होस्ट बॉडी चाहिए, क्योंकि वायरस खुद में एक कंप्लीट सेल नहीं है। आ रही बात, हम यहाँ पे वायरस के बारे में इतना क्यों डिस्कस किए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करना है, तो हम यहीं पे इसको डिस्कस कर दिए। आ रही बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल की थोड़ा डिस्कवरी समझते हैं। डिस्कवरी किसने किया, देखो, सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी हुई थी सेल की, वो किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने, ऑक का प्लांट होता है, OAK, ऑक का प्लांट होता है, ठीक है, क्वार्कस उबर उसका नाम है, बोटेनिकल नेम क्वार्कस उबर। हम इसको यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। देखो रॉबर्ट हुक ने एक्चुअल में क्या देखा था, प्लांट की सेल देखी थी इन्होंने, ठीक है, डेड सेल समझो। हमने क्या बोला कि प्लांट की जो सेल होती है, समझो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे, अगर आप अभी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक डिफरेंस होता है कि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वाल। क्या होती है, सेल वाल। जैसे हम बात करते हैं, ये रही हमारे पास एक सेल, ठीक है, ये रही उसके पास सेल वाल। ये सेल वाल की कुछ थिकनेस है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं बहुत सारे न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल, ये सब समझ लो। तो जब ये जो प्लांट का जो सेल वॉल होता है या कोई भी सेल वॉल होता है, वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है और नॉन लिविंग होती है या बहुत ही लेस फंक्शनल होती है। ठीक है, तो जब ये सेल डेड हो गई, तो सोचो, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग पार्ट है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल वो सभी लिविंग है। तो जब ये सेल डेड हो जाएगी तो कैसे दिखेगी, ऐसे। तो एक्चुअल में जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो पूरी सेल नहीं दिखी थी, क्या देखा था, सेल वॉल। अरे बात समझ में, ठीक है। एंड देन जो फर्स्ट जो लिविंग सेल था, जो लिविंग सेल था उसको किसने दिखा, लिवेन हॉक ने। किसने देखा, किसने, लिवेन हॉक ने। एंटोन वन लिवेन हॉक ने सबसे पहले फर्स्ट सा लिविंग सेल। आ रही बात समझ में। तो हमने अभी तक क्या देखा, सेल क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, फ्रीली कौन रह सकता है, इंडिपेंडेंट कौन रह सकता है, क्या अपने सारे फंक्शन सभी परफॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सभी एनसीईआरटी का हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने आया कहाँ पे, इसकी डिस्कवरी पे। अब हम आगे के चैप्टर में आगे की जो टॉपिक है हमारे पास क्या है, वो सेल थ्योरी। बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, थोड़ा ऑप्शन चेंज करके आता है, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट, ठीक है। लिखेंगे आप सेल थ्योरी। तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट हमारे पास आएंगे, उनको याद करना है, ठीक है। उनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्शन में आते हैं उनके नेम्स, ठीक है। तो 1838 में, कब, 1838, एक साइंटिस्ट थे मैथियाज स्लीडन। मैथियाज स्लीडन क्या थे, एक बोटेनिक, क्या थे, बॉटनी के साइंटिस्ट थे। और कहाँ के थे, जर्मन के, जर्मनी के थे, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, जर्मन बोटेनिस्ट। क्या थे, ये याद रखना कि मैथियाज स्लीडन थे वो जर्मन बोटेनिस्ट थे। बहुत अच्छा। अब बोटेनिस्ट है तो किस पे स्टडी करेंगे, प्लांट पे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट आर मेड ऑफ सेल, ऑल द प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल एंड इट मेक्स द टिश्यू ऑफ द सेल, ठीक है।
ऑल द प्लांट मेड अप ऑफ सेल, जितने भी प्लांट है वो सेल के मिलके बने होते हैं, और जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं। जैसा कि हमने हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा था कि सेल से टिश्यू बना था, ठीक है। तो इनका स्टेटमेंट क्या था कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट सेल। आ रही बात समझ में? एंड 1839 में 1837 में थियोडोर स्वान, ये क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने एनिमल पे तो स्टडी किया ही, साथ में प्लांट पे भी स्टडी किया। और इन्होंने बताया, एनिमल सेल पे स्टडी किया, इन्होंने बोला कि एनिमल सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो क्या बोला इन्होंने, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया इन्होंने कि एनिमल सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। आप इसे एनसीईआरटी में रीड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन। एंड इन्होंने आल्सो साथ में ही प्लांट से भी स्टडी किया, और इन्होंने बताया कि प्लांट हैव एन एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज द सेल वॉल एंड इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। क्या बताया इन्होंने? इट इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। क्या बताया इन्होंने? सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। आ रही बात समझ में? तो ये प्लांट का एक यूनिक कैरेक्टर है। एंड इसके बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। क्या दिया उन्होंने? हाइपोथेसिस में इन्होंने बोला कि बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्या दिया? सेल हाइपोथेसिस। इसे याद रखना, सेल हाइपोथेसिस किसने दिया? इससे सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी हम बात करेंगे सारे क्वेश्चन को, और ऑप्शन चेंज करके भी हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो सेल हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या बोला कि ऑल द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल की बात किया इन्होंने, याद रखना, प्लांट एंड एनिमल। हाइपोथेसिस में प्लांट एंड एनिमल, सेल थ्योरी में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी। तो बॉडीज ऑफ प्लांट एंड animals are made up of cells and product of the cell and हरी बात समझ में? तो बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो जब भी सेल हाइपोथेसिस की बात होगी तो आप प्लांट्स एंड एनिमल याद रखना, और सेल थ्योरी की भी बात करेंगे। तो थियोडोर स्वान एंड स्लीडन दोनों के वर्क को ऐड करके हम क्या बनाए, सेल थ्योरी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में आएगा कि सेल थ्योरी किसने दिया, देन द आंसर विल बी थियोडोर स्वान एंड मैथियास स्लीडन, दोनों लोगों का नाम आएगा। सेल हाइपोथेसिस किसने दिया? ओनली स्वान। सेल हाइपोथेसिस कितने दिया? स्वान। और स्वान का जो हाइपोथेसिस का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या है, बॉडी या प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। अब बात करेंगे हम सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में स्लीडन एंड स्वान दोनों के वर्क को ऐड किया गया, और यहाँ पे सेल थ्योरी, इन दोनों के वर्क को जब ऐड किया गया तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी हम लोगों ने, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। तो ये रही हमारे पास सेल थ्योरी, इन दोनों को वर्क को ऐड किया। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि आपने तो बता दिया कि सारी सेल्स जो होती हैं वो मिल के क्या बनाती हैं, मतलब फंक्शंस करती हैं, एंड उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सब। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे बने होते हैं। बट एक क्वेश्चन था कि जो नई सेल्स हैं वो कहाँ से फॉर्म होती हैं, नई सेल कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, whose नेम इज द रूडोल्फ विर्को। क्या नाम था? इन 1855 रूडोल्फ विर्को साहब ने क्या किया, याद रखो, इन्होंने बोला, एक सेंटेंस दिया, ओमनीज सेलुला
ई सेलुला, दैट मीन्स द न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि थियोडोर स्वान और मैथियस लिडन के वर्क ने नहीं बता पाया था। तो रुडोल्फ विर्को ने बताया कि जो पुरानी सेल्स होती हैं वो कहाँ से आती हैं, पहले से एग्जिस्टिंग सेल से, और वो प्रोसेस क्या होती है, सेल डिवीजन, जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नई सेल होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं बनना, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अब सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि ओमनी सेलुला इस सेलुला जो सेंटेंस है वो किसने दिया, रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्को। हु गिव द सेल हाइपोथेसिस, थियोडोर स्वान। हु गिव द सेल थ्योरी, मैथियस सिलेडन एंड द स्वान। हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्को। आ रही बात समझ में? तीन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, हु गिव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, हु गिव सेल थ्योरी एंड हु गिव सेल हाइपोथेसिस। अब उसके ऑप्शन में चेंज हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है कि इनका नाम ही ना लिखें, ऑप्शन में दे सकता है कि ए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, या ए ब्रिटिश बोटेनिस्ट, ए जर्मन बोटेनिस्ट, या जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या तो ये भी लिख सकता है ए जर्मन एंड ब्रिटिशर साइंटिस्ट, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस एम्स में डिजाइन हुए हैं। तो हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, रुडोल्फ विर्को। एंड द नेक्स्ट जो सेल थ्योरी बन के हमारे सामने आती है वो आती है, ये वाली सेंटेंस को हम यहाँ पर रखेंगे, दैट इज द न्यू सेल्स एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज द फाइनल शेप थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया, रुडोल्फ विर्को ने, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे सेल की शेप एंड साइज। जी, यहाँ पे साइज बहुत मैटर करता है, ठीक है। अगर आपका साइज अगर गलत हो सकता है क्वेश्चन में, आपको रिमेंबर नहीं है, आपको माइक्रोमीटर थोड़ा भी गलत हुआ तो आपके 5 नंबर आ सकते हैं माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे साइज मैटर करता है। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक, तब तक हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सोचो, आपको क्वेश्चन देंगे और आपको आंसर देना है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे आप। पहला क्वेश्चन ऑप्शन सेम रहेगा, हु गिव सेल थ्योरी। सेकेंड वन इज हु गिव सेल hypothesis, and third one is who give final shape to the cell theory। अब हमारे पास ऑप्शन ऐसे बन के आएंगे, ठीक है, देखना। अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, अ जर्मन बोटेनिस्ट, ठीक है, बोथ 1 and 2, ठीक है। अब देखो, पहले का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हु गिव द सेल थ्योरी, पहले का, ये रहा पहले का आंसर, जर्मन, सॉरी, जर्मन बोटेनिस्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, सॉरी, आ रही बात समझ में, हु गिव द सेल थ्योरी, बोथ 1 and 2। अब देखो यहाँ पे ये भी चीज हो सकता है कि ब्रिटिश बोटेनिस्ट भी कर सकता है, ब्रिटिश बोटेनिस्ट भी कर सकता है, जर्मन जूलॉजिस्ट भी कर सकता है, ऐसे एम्स में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एंड हु गिव द सेल हाइपोथेसिस, दैट इज द ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। एक तो एनसीईआरटी में तो नाम दे रखा है, इसलिए मैंने वहाँ पे ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट बनाया है। एंड हु गिव फाइनल स्टेप टू द सेल थ्योरी, दैट इज द रुडोल्फ विर्को, दिस इज थर्ड का आंसर हो गया। हरी बात समझ में, ये फर्स्ट का है, सेकंड का है, और ये थर्ड का, ओके। ये रहा हमारे पास सेल थ्योरी। अब हम बात करेंगे शेप एंड साइज का।
शेप एंड साइज का बात करते हैं, साइज तो आपको याद करना पड़ेगा। शेप के लिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है, क्या लाइन लिख रही है वो, कि द शेप ऑफ द सेल्स मे वेरी एज द फंक्शंस दे परफॉर्म। जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी सेल का जो शेप होता है नियरली वैसे ही होता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उनकी शेप के बारे में समझेंगे ताकि हमें याद ना करना पड़े। ठीक है, तो साइज जो दे रखा है हमारे पास, साइज का फटाफट आप लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और आप चाहे तो एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो या लिख सकते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्या, दैट इज द माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा की जो साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर, याद रखना किसमें, माइक्रोमीटर में। और माइक्रोप्लाज्मा का ही एक मेंबर होता है, दैट इज द पीपीएलओ। पीपीएलओ जिसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। कितना होती है, 0.1 माइक्रोमीटर। आ रही बात समझ में। वायरस दो दो में खेलेगा, कैसे लिखोगे आप, वायरस लिखना यहाँ पे, वायरस यहाँ पे लिखना ब्रैकेट में, दो दो में खेलेगा। किसमें, दो दो में खेलेगा। तो वायरस की जो होती है वो कितनी होती है, 0.2 से 0.02 से 0.2। आ रही बात समझ में। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया हमारे पास आएगा आपका आरबीसी की डायामीटर, आरबीसी डायामीटर। आप एक बार इसे देखते जाओ। ठीक है, और हमारे पास आएगा यूनिसेलुलर अंग, एक जो हमारे पास यूनिसेलुलर जो सेल होती है उसकी साइज क्या होती है, या यूकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक सेल की साइज। अब देखो, टिपिकल कहीं पे दे रखा है टिपिकल बैक्टीरिया, और कहीं पे दे रखा है नॉर्मल बैक्टीरिया की साइज। ठीक है, एक जगह दे रखा है टिपिकल बैक्टीरिया और एक जगह दे रखा है क्या, नॉर्मल बैक्टीरिया की साइज। तो टिपिकल बैक्टीरिया की जो साइज होती है वो होती है हमारे पास कितना, 1 to 2 माइक्रोमीटर। कितना, 1 to 2 माइक्रोमीटर। इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या लिखा, 1 to 2 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज होती है, इसके आगे क्या करना आप सीधे 10, इसके आगे करना 20, और ये होता है 7 माइक्रोमीटर। आ रही बात समझ में। तो ये सब हमारे पास डेटा दे रखे हैं जिसे हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा। तो याद करो, माइक्रोप्लाज्मा की साइज कितनी है, 0.3, और माइक्रोप्लाज्मा की एक मेंबर है उसका साइज नाम है क्या, पीपीएलओ। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उसकी साइज कितनी है, देखो 0.1। ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया की साइज क्या है, 1 to 3। ठीक है, और नॉर्मल बैक्टीरिया की साइज बोले तो 3 to 5। सिर्फ बैक्टीरिया लिख के आया तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, वायरस किस में खेलेगा, दो दो में खेलेगा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, वायरस दो दो में खेलेगा, यानी कि उसे हमें पॉइंट में ही लेना है, और रहेगा साथ में माइक्रोमीटर लगा। आरबीसी का डायमीटर 7 माइक्रोमीटर होता है। आरी बात समझ में। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें 1 to, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कैसे लेंगे, 10 to 20। आरी बात। ठीक है, ये हो गया, इसको हम रिमेंबर करेंगे और साथ में हम देखेंगे अब शेप। शेप को हम ऐसे भी याद करा सकते हैं, बट इसको जब हम समझ लेंगे तो एक सेंटेंस जो दे रखा है एनसीईआरटी में वो भी क्लियर हो जाएगा, और आपको जो चीज़ें बार बार रिमेंबर करने की जरूरत पड़ती है उसे आप याद नहीं करोगे। ठीक है, इसलिए क्या दे रखा है कि सेल, शेप ऑफ द सेल्स, क्या देखा है, शेप ऑफ सेल मे वेरी विथ द फंक्शन दे परफॉर्म। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं आरबीसी की। ठीक है, आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड से, याद करो आरबीसी, ये वो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वाली नहीं है, आरसीबी होती है वो। ठीक है हम क्या बात करें, आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड कैप्सूल। जो रेड ब्लड जो होती हैं वो हमारे पास कहती है राउंड एंड, कैसे राउंड होती हैं, याद करो कैसे होती हैं, बताओ, बाई कॉनकेव
बाई कॉन्वेक्स भी होती है किसी में होती है, कमेंट करो बाई कॉन्वेक्स किस में होती है। तो कैसे होती है? बाई कॉन्केव क्या होता है? राउंड एंड बाई कॉन्केव, राउंड एंड बाई कॉन्केव। देखो समझो क्या बोल रहा है कि ये एनसीईआरटी की लाइन, इसे आप याद करना, ठीक है। ये स्टेटमेंट में आ सकते हैं, आपके असर्शन रीजन में आ सकते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी लाइनें हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो शेप एंड साइज में हमको ऊपर ऊपर वो फिगर देख लेते हैं और साइज याद करते हैं और निकल लेते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो कहीं दिया ही नहीं है, फिर आते हैं खोजते हैं, वो क्वेश्चन यहीं से बना है, ठीक है। तो शेप ऑफ सेल्स मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनकी साइज भी वैसी होती है। तो आरबीसी क्या होती है? राउंड एंड बाई कॉन्केव। देखो राउंड होने से क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और बाई कॉन्केव हो गया यूं कॉन्केव, ठीक है। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, इसके पास स्पेस बच जा रहा है, किसके लिए? तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करना और सेल के पास पहुंचाना। तो मोर सरफेस एरिया, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? मोर मोर सरफेस एरिया, मोर हीमोग्लोबिन। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ बाइंडिंग विथ ऑक्सीजन मोर होगा, बताओ, ठीक है। इसका फायदा हुआ कि नहीं? तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर आरबीसी राउंड एंड बाई कॉन्केव होती है। उसका फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को बाइंड करना एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, और ऑक्सीजन को फिर ट्रांसफर करना सेल के पास। तो आरबीसी के पास अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसके पास मोर हीमोग्लोबिन होगी, मोर हीमोग्लोबिन होने से क्या होगा, उसके पास मोर ऑक्सीजन बाइंड होगा, ठीक है। वैसे ही बात करते हैं किसी क्लोरोप्लास्ट की, किसी बात करते हैं प्लास्टिड की। पर हम यहाँ पे आरबीसी के लिए एक स्टेटमेंट लेते हैं या एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें ये जो क्वेश्चन लेंगे, यहाँ से हमें आरबीसी के बारे में बायोलॉजी में जो मैक्सिमम जगह जगह पे चीज़ें दी लिखी हैं लिख के, वो हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो आप लिखना यहाँ पे असर्शन और रीजन, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, यहाँ पे हम आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन ही हम यहाँ पे सेल बायोलॉजी में ही सॉल्व कर देते हैं। दैट इज द आरबीसीज आर आरबीसी आर राउंड एंड बाइकॉन्केव। असर्शन हमारे पास क्या है? assertion is RBC are round and biconcave, lacking of most of the cell organelle। आपको पता है कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इससे भी क्या होगा कि इसके पास सेल में जो है स्पेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ह्यूमन आरबीसी के पास यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए क्या दे रखा है हमारे पास, आरबीसी आर राउंड एंड बाइकॉन्केव, लैकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। ये रहा हमारे पास असर्शन। अब हमारे पास जो रीजन दे रखा है वो दे रखा है कि राउंड एंड बाइकॉन्केव, ए बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी, राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज द सरफेस एरिया। जैसे कि हमने बात किया, क्या किया, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। एंड किसके लिए सरफेस एरिया इंक्रीज किया? फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। देखो क्वेश्चन बन रहा है अभी, फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन। क्या सर्चन सही लग रहा है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, ठीक है। और हमारे पास आरबीसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। आरबीसी आर बाउंड राउंड एंड बाइकॉन्केव एंड एंड लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लैकिंग ऑफ, हमारे पास दे रखा है ना, लैकिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल, lacking of cell organelles, lacking of those cell organelles result results sorry
results in no self utilization of ऑक्सीजन। आ रही बात समझ में? अब हमारे पास असर्शन क्या है हमारे पास, दैट इज द आरबीसी आर राउंड एंड बाइकॉनकेव लैकिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल। तो आरबीसी क्या होती है, राउंड होती है एंड बाइकॉनकेव होती है। मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल मतलब न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, तो मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल क्या है यहाँ पे एब्सेंट है, जो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप ऑफ आरबीसी इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ठीक है। एंड फॉर द बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। एंड लैकिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनल की जो लैकिंग है, कमी है, वो क्या करता है कि सेल्फ यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन, क्योंकि जो सेल है वो भी तो ऑक्सीजन की यूटिलाइज करेगी। तो अगर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल है तो उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, मतलब बात समझ में आ रही है? तो लैकिंग ऑफ सेल ऑर्गेनल इन इटसेल्फ क्या करता है, वो क्या करता है, नो सेल्फ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे सेल को जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो एफिशिएंटली मिलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा बाइंड हो रही है, और जो सेल है आरबीसी खुद उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम कर रही है, ठीक है। सेलुलर रीअपटेक जो ऑक्सीजन का है, अपटेक जो ऑक्सीजन का है वो आरबीसी सेल खुद नहीं कर रही है, तो हमारे जो सेल होती हैं उनके पास मोर ऑक्सीजन बाइंड होगा। तो क्या असर्शन सही है? जी असर्शन भी सही है। क्या रीजन भी सही है? क्या ये रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? जी। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये assertion and region both are correct and region correctly explain the assertion। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेल ऑर्गेनल की हम बात करते हैं, दैट इज द डब्ल्यूबीसी। ये रहा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डब्ल्यूबीसी जो होती है व्हाइट ब्लड जो सेल होती है हमारे पास, ये फेगोसिटिक नेचर की होती है। कैसे होती है? इनका जो शेप होता है कैसा होता है, अमीबॉयड। क्या दे रखा है, अमीबॉयड। तो अमीबॉयड होने का भी फायदा होता है, ठीक है। देखो हम इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें देखो हम चाहते तो यहाँ पे आरबीसी को राउंड और बाइकॉनकेव बताते और आगे निकल जाते, ठीक है। पर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, और हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें दे रखी है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बिखरे हुए फार्म में, ठीक है। तो हम इसे क्या कहिए कॉन्साइज वे में यहाँ पे ले रहे हैं, और आपको सेल भी याद हो जाएगी, ठीक है, और इसका जो सेंटेंस दे रखा है वो भी याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी की। तो डब्ल्यूबीसी होती है वो क्या होती है, अमीबॉयड शेप होता है। कैसा होता है, अमीबॉयड। देखो अमीबॉयड होने से क्या फ़ायदा होगा, ये होता है ऐसा कुछ अमीबा ऐसा, ठीक है। अब देखो डब्ल्यूबीसी का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, फेगोसिटिक नेचर का। कैसा होता है, फेगोसिटिक। फेगोसिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इंटर करेगा, तो ये डब्ल्यूबीसी क्या होती है, एज हमारे पास क्या होती है, ये इम्यून सिस्टम हमारा एज काम करता है, उस पर्टिकुलर फॉरेन ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल आया, मतलब कोई बैक्टीरिया वायरस आया, अब ये डब्ल्यूबीसी उसके पास जाएगी, ठीक है। और ये अपना जो इसके पास जो सीडोपोडिया टाइप है इसको क्या करेगी, इसके अंदर लाएगी, ठीक है। और इसे क्या करेगी, इनगल्फ करेगी और इसका लिसिस कर देगी, मतलब इसको ब्रेक डाउन कर देगी, और फिर आगे सर्च में चली जाती है किसी और फॉरेन पार्टिकल या किसी और बैक्टीरिया की डिस्कवरी में। तो बात सुनो, हमारे पास क्या होती है, ब्लड। ब्लड में बहुत सारी पतली पतली कैपिलरीज होती हैं। अगर मान लो ये कैपिलरी है, ठीक है, अब एक डब्ल्यूबीसी यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका सेव अगर अमीबॉयड ना होता, इसको सीडीपोडिया जो है मूव नहीं कर पाती, ये क्या होता है कि पतली पतली जो कैपिलरीज होती है उसमें ये क्या होती है, स्क्वीज हो जाती है। क्या होती है, स्क्वीजिंग टेंडेंसी होती है। जैसे मान लो अगर इसको यहाँ पे जाना है तो ऐसे करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे कर जाएगा, अपना स्ट्रक्चर को बना लेगा और इसके अंदर चला जाएगा और ऐसे बाहर निकल आएगा। और यहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल अगर रहा होगा, कोई बैक्टीरिया वायरस रहा होगा इस कैपिलरीज में, इसको ये इनगल्फ करेगा और आगे निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो अमीबॉयड शेप क्यों होता है, फॉर दिस रीजन, ठीक है। फैगोसिटिक नेचर का होती हैं ये, हमारे बॉडी में क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर। हमारी बॉडी में ये सोल्जर की तरह काम करता है। कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल आया, कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर इंटर किया, ठीक है, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, यानी मार देते हैं, ठीक है। कोई बैक्टीरिया वायरस कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ में आया डब्ल्यूबीसी क्या होती है, फैगोसिटिक नेचर की होती है। इसका इसको क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज में जाना होता है, छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाना होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हमारी प्रोटेक्शन करना किसी फॉरेन बैक्टीरिया से। अब बात आती है नर्व सेल्स जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। नर्व सेल, नर्व सेल
जो शेप होता है लॉन्ग एंड नैरो, क्या होती है लॉन्ग एंड नैरो। अब देखो नर्व सेल का क्या काम है, इंफॉर्मेशन को, यानी जो हमारे पास जो सिग्नल है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, उसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाना, दैट इज द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अरे बात समझ, तो ब्रेन के पास हमारे पास अगर सिग्नल जाना है, अगर ये सेल्स जो होती है, जो न्यूरॉन सेल होती है, समझो ये रही कोई न्यूरॉन सेल, ये रहा उसका एक्सॉन्स, ठीक है, इधर डेंड्राइट, ठीक है, हम ऐसे बना रहे हैं, यहाँ पे डेंड्राइट लगी रहती है। अगर ये छोटा रहेगा, सोचो अगर ये सेल हमने छोटा बना दिया, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जो सिग्नल्स हमने इसने सेंस किया, जिस सिग्नल को इसने रिसीव किया, इसको ब्रेन तक भेजने में कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, यहाँ से कोई अदर, यहाँ पे कोई अदर, कोई यहाँ पे कोई अदर, यहाँ पे कोई अदर जुड़ेगा न्यूरॉन सेल, अगर इसकी तो यहाँ पे भी कुछ रिएक्शंस हो गए। अब देखो जैसे इसकी साइज अगर बड़ी है, ठीक है, अगर इसकी साइज बड़ी है तो जो सिग्नल मिलेगा, वो करंट जो होता है, वो फ्लो होता है जो सिग्नल का, वो बहुत ही तेजी से होगा। आ रही बात समझ में, इसीलिए ये क्या होती है, लॉन्ग होती हैं और साथ में नैरो होती हैं। आ रही बात समझ में, तो लॉन्ग होने से ये फायदा है कि जो सिग्नल्स है वो हमारा, जैसे हमें कांटा लगा, वो गाना आता है ना, कांटा लगा, ठीक है, तो कांटा लगा, तो अगर कांटा लगा तो हमें तुरंत पता चला कि नहीं कांटा लगा, ठीक है, जैसे कि हमारी पैर में कांटा कोई चुभा, तो हमारे वहाँ पे क्या होती है, सारी नर्व सेल्स फैली होती हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, डेंड्राइट्स जो लगी होती है वो सेंस करती हैं उस स्टिमुलस को, और तुरंत हमारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचा दिया जाता है, विद इन लेस देन अ मिली सेकेंड, मिली सेकेंड के अंदर हमारे पास सिग्नल पहुंचा दिया जाता है ब्रेन के पास, और हमें पता चल जाता है कि कांटा चुभा है, ठीक है। अब मान लो अगर ये जो सेल्स होती हैं, वो इसको बहुत छोटा छोटा बना दो, बहुत छोटा छोटा बना दो, और यहाँ पे भी केमिकल का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिकल मूवमेंट होता है, केमिकल मूवमेंट दोनों होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन जो होता है बहुत टुकड़ों टुकड़ों में टुकड़ों में पहुंच रहा है, सोचो कि अगर इन्फॉर्मेशन में पहुंचने में हमारे पास कुछ सेकंड लग गए, ठीक है, 2-3 सेकंड लग गया, तो हमें काटा चुभा कभी पता चल रहा है अभी, ठीक है, तो क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हमारी बॉडी में इसलिए क्या होता है, ये लॉन्ग एंड नैरो बनाया थे इसको। आ रही बात समझ में, इसका डिटेल हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अब बात करते हैं हम प्लास्टिड की, देखो प्लास्टिड में भी वही बात है, सॉरी, प्लास्टिड के अंदर होते हैं मीजोफिल सेल, ठीक है, किसकी बात करते हैं, मीजोफिल सेल की हम, मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, राउंड एंड ओवली होती हैं। तो राउंड होने से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। मीजोफिल सेल जो होती हैं प्लांट में होती हैं, फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होगा, उनके अंदर सोचो प्लास्टिड होता है ना, प्लास्टिड की संख्या ज़्यादा होगी, मोर, अब ज़्यादा होंगी तो फिर सोचो क्या होगा वहाँ पे, अगर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी, इसीलिए जो मीजोफिल सेल होती हैं उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड दिस दिस राउंड एंड ओवल शेप प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया, मोर क्लोरोप्लास्ट एंड मोर फोटोसिंथेसिस, और मोर खाना बनेगा, मोर फूड का फॉर्मेशन होगा प्लांट में। आ रही बात समझ में। और हमारे पास दे रखा है ट्रैकिड, ठीक है, क्या होते हैं ट्रैकिड, ट्रैकिड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, यानी नैरो होते हैं, और टैपर्ड होते हैं, मतलब कि जो लास्ट में टैपर्ड होते हैं, ठीक है, नुकीला टाइप का। तो यहाँ पे जो टैपर्ड होते हैं, ये जो ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन होता है क्या, वाटर को कंडक्ट करना। प्लांट की ऊंचाई कितनी, बहुत सारी हाइट होती है, ठीक है, तो लॉन्ग रहेंगे तो ये क्या होते हैं, लॉन्ग होने से जो अनफ्लो अनकंट्रोल्ड जो अन जो मतलब एक कंट्रोल वे में जो प्लांट जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, नहीं तो अनकंट्रोल होता है, बार बार ब्रेक डाउन होना पड़ता है वाटर को ले जाने में। और इसमें क्या होता है कि जब ये मैच्योर हो जाती है ट्रैकिड सेल, तो इसके अंदर क्या होता है, आस पास में लिग्निन का इन सब का डिपोजिशन हो जाता है, और जिससे ये वाटर रिपेलिंग टेंडेंसी आती है, ठीक है, जिससे ये क्या करते हैं, वाटर को आसानी से ऊपर पुल कर सकता है। लॉन्ग होने से फ़ायदा होता है क्योंकि जो फ्लो होता है वाटर का वो कंट्रोल वे में हो, ठीक है, ब्रेक ना हो, टूटे ना। आ रही बात समझ में, तो ये सब हमारे पास दे रखा है, शेप एंड साइज, ठीक है, टाइपर्ड होते हैं क्या, नैरो भी होता है,
ये रहा हमारे पास सेप। तो हमें लगता है यहाँ पे सेप का सारा सिस्टम पढ़ लिए। एंड द इसके बाद आता है हमारे पास एक कॉलमनर सेल। देखो कॉलमनर सेल क्या होती है? कॉलमनर सेल भी ऐसे होती हैं, क्या होती हैं? लॉन्ग एंड नैरो। अब देखो कॉलमनर सेल जो होती है हमारे पास, ये मॉडिफाइड हो जाती है। जैसे इसके ऊपर कभी कभी सीलिया लग जाता है, ठीक है, सीलिया, ठीक है, सीलिया लगने से क्या होगा, एक तो लॉन्ग होती है, और सीलिया क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जब फीमेल बॉडी से जब ओवा रिलीज होता है, कहाँ ओवा जब रिलीज होता है, तो ये क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ओवा का ट्रांसफर करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, थोड़ा लॉन्ग होते हैं और इसका ट्रांसफर करने लगते हैं, ठीक है। कहीं कहीं के इसके ऊपर जो होती है वो माइक्रो विलाई ऐड हो जाती है, ठीक है, छोटे छोटे विलाई ऐड हो जाते हैं। और लॉन्ग होने से क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से ये हमारे इंटेस्टाइन यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और हमारा जो ब्रीदिंग का सिस्टम होता है उसमें, ठीक है, वहाँ पे क्या करती हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं, और उनका मेन फंक्शन जो होता है कहीं पे एब्जॉर्प्शन का होता है और कहीं पे सेक्रीशन का होता है। तो गोबलेट सेल की तरह जब ये बिहेव करती है, यही कॉलमनर सेल जब गोबलेट सेल की तरह बिहेव करती है, तो ये क्या करती है, चीज़ों का सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। और हमारे इंटेस्टाइन में यही जो लॉन्ग होती है, तो लॉन्ग होने से क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, और इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऐसे विलाई लगे होते हैं, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा करता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में इसका हेल्प होता है। आ रही बात समझ में कॉलमनर सेल का? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम। द नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल वॉल। बिफोर स्टडी द सेल वॉल, हम स्टडी करेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंट है, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट है, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल लिखेंगे आप। डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। बहुत ही सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखो, यहाँ पे लिख दो क्या आप, यूकैरियोटिक, और यहाँ पे लिख दो आप प्रोकैरियोटिक। अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। किसी भी सेल को अगर फंक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, सारी फंक्शन जो कंट्रोल होता है, हमने लिखा था ना कि कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट इज डन बाय द जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में होता है वो क्या होता है, वो कैसा होता है, और यहाँ पे क्या होता है समझना। यहाँ पे जो होता है, ये इसके ऊपर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो इसकी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कोई न्यूक्लियस की कवरिंग नहीं होती है। यहाँ पे क्या होती है, कवरिंग होती है, ठीक है। यहाँ पे जो होता है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है, हमारे यहाँ सर्कुलर नहीं होता है, लीनियर होता है, ठीक है। जैसे डीएनए, हमारा डीएनए जो होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। यहाँ पे भी डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है तो सर्कुलर फॉर्म में रहता है। आ रही बात समझ में? चलो समझते हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है, लिखना पहला पहला। दैट इज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोटिक में कैसा होता है, लीनियर। यहाँ पे कैसा होता है, सर्कुलर। इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। ऑयड में सब न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस के जैसा, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देना पहले, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। और यहाँ पे तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। अरे पास में इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियाइड न्यूक्लियस के जैसा होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोफोर। जीनोफोर, फोर का मतलब होता है बेयरिंग, जीन का मतलब होता है जीन। तो कोई भी डीएनए, कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो जीन तो बियर करेगा ही, ठीक है, अपने पास रखेगा ही। इसे हम जीनोफोर भी बोल देते हैं, इसे न्यूक्लियाइड भी बोल देते हैं। और कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अरे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अब देखो यूकैरियोटिक सेल के पास जो होते हैं बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यहाँ पे जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, absent होता है, नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। आ रही बात? बट
यहाँ पे आर्बोस राइबोसोम होता है। राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इट इज ए मेम्ब्रेन लेस। और जो होता है ये दोनों में पाया जाता है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल तो हमें पढ़ना ही है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइजोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, न्यूक्लियस, ये सब क्या पढ़ना है हमें आगे। तो हम यूकैरियोटिक सेल ही पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे देखो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर होता है, यहाँ पे कैसा होता है, लीनियर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यहाँ पर तो न्यूक्लियस जैसी चीज़ ही नहीं होती कोई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल कोई नहीं होगा। राइबोसोम होता है जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, बट आल्सो प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक एंड आल्सो प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक। हमारी बात समझ में। अब एक चीज़ आती है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन, इसको इंपॉर्टेंट करना एक बार। कंपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, यहाँ पे आएगा डिवीजन ऑफ लेबर। ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल ही नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से ये फायदा होता है कि सभी सेल ऑर्गेनिज्म का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। कोई किसी के जो फंक्शन को जो परफॉर्म करने में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता, बल्कि एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे की मदद से काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल हैं, ठीक है, जो कि इंडिविजुअली अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में अगर उसे हेल्प लेना पड़ रहा है तो किसी अदर सेल ऑर्गेनिज्म के साथ वो कंबाइन वे में काम कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। इसलिए यहाँ पे जो लेबर यानी वर्क का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो जाने की वजह से यहाँ पे कंपार्टमेंटलाइजेशन जैसी कंडीशन होती है, यानी हर एक अलग अलग कंपार्टमेंट जैसा, हर एक मेम्ब्रेन बाउंड है तो हर एक अलग कंपार्टमेंट समझ लो हो गया। तो ये क्या करते हैं, अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड दिस इज आल्सो नोन एज द डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता है। और ये बात, तो ये रहा हमारे पास यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंट। अरे बात, अब बात करते हैं हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अभी हमने क्या देखा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस। अब प्रो यूकैरियोटिक में ही प्लांट सेल देखेंगे और एनिमल सेल देखेंगे। आरी बात समझ में। यहाँ पे एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, समझना उसे। यूकैरियोटिक में लिखना है एक तरफ प्लांट सेल और एक तरफ लिखना है एनिमल सेल। यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। एनिमल सेल और इधर लिख देना आप प्लांट सेल। अब देखो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। हमने अभी बात किया कि जब स्वान ने डिस्कवरी किया अपना, मतलब अ, जब अपना वो कर रहे थे, वर्क कर रहे थे प्लांट सेल पे और एनिमल सेल में, तो उन्होंने बोला कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है जो उसका यूनिक कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो सेल वॉल जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो देखो दोनों में होती हैं, ठीक है। जो नहीं होती होती है उसका हम डिस्कशन करेंगे। अब मैं वहीं बोलने जाऊँगा यहाँ पे भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं, तो यहाँ पे भी होते हैं। बट हम यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल ऑर्गेनेल की बात करें। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे किसी प्लास्टिड की। प्लास्टिड यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही डिस्कस करेंगे। क्या यहाँ पे वैक्यूअल होता है? नहीं होता है, यहाँ पे वैक्यूअल होता है। और सारी चीज़ें तो पाई ही जाती हैं, ठीक है। और देखो एक चीज़ होता है यहाँ पे सेंट्रियोल। यहाँ पे होता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रियोल यहाँ पे होता है। अब देखो सेंट्रियोल तो पाया जाता है कहाँ पे, एनिमल सेल में। अब लिखती है एनसीईआरटी प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। यहाँ पे एनसीईआरटी को आप लाइन करना, यहाँ पे मार्क करना, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट ऑलमोस्ट वर्ड को आप अंडरलाइन करेंगे अपने एनसीईआरटी में। और क्या लिखेंगे आप समझते हैं कि सेंट्रियोल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑन द प्लांट सेल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सेंट्रियोल जो होता है वो हम
सिलिया और जब फ्लैजिला पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेंट्रियोल के फॉर्मेशन में, सॉरी, सिलिया और फ्लैजिला के फॉर्मेशन में सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जिनमें सिलिया और फ्लैजिला पाया जाता है, उनमें ही सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है कि सेंट्रियोल्स आर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, मतलब कुछ में पाया जाता है और उसमें पाया जाता है जो कि जिन ऐसे प्लांट में पाया जाता है जिसमें कि सीलिया और फ्लैजिला होता है। ये लोअर प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। जहाँ पे गैमेटोफाइट के पास हमने देखा होगा सीलिया फ्लैजिला फ्लैजिला होता है, ठीक है। किसी में दो, किसी में, आ रही बात समझ में? क्लेमाइडोमोनास याद करो, एल्गी। तो सेंट्रियोल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन ऑल प्लांट्स, तो हमें वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल प्लांट हमें दे देगा कि सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स। ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि कुछ में होता है, बहुत सारे में नहीं होता है। हरी बात समझ में? तो ये लिखना है यहाँ पे, ये रहा हमारे पास क्या डिफरेंस, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी को हम यहाँ पे रीड करेंगे। ये हमारा पढ़ने का तरीका, कि जैसे ही ये जहाँ पे हम टॉपिक को समाप्त करेंगे वहाँ पे हम एनसीईआरटी की रीडिंग ले आएंगे। और मैं यहाँ अपने पास से एनसीईआरटी लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी, और आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन करेंगे आप एनसीईआरटी, लिख रहा है कि व्हेन यू लुक अराउंड, व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं, देन यू सी बोथ लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स, यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ व्हाट इज इट दैट मेक्स एन ऑर्गेनिज्म लिविंग, ठीक है। और व्हाट इट इज द इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है, इनएनिमेट का मतलब क्या होता है समझना, इनएनिमेट का मतलब होता है क्या? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स। एंड एनिमेट का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो क्या दे रहा है हमारे पास? व्हाट इज इट इज दैट एन इनएनिमेट थिंग डज नॉट हैव विच अ लिविंग थिंग हैज। बोल रहा है कि नॉन लिविंग के पास क्या ऐसी चीज नहीं होती है, या होती है जो लिविंग के पास होती है। आ रही बात समझ में? ठीक है। द आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ द सेल, दैट इज द सेल इज इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने बोला था ना कि ऐसा कोई लिविंग नहीं जिसके पास सेल नहीं, ठीक है। तो वही एनसीईआरटी पहले पैराग्राफ में समझा रहा है कि क्या नॉन लिविंग और लिविंग में कोई डिफरेंस होता है, तो बोलती है कि हाँ, जो लिविंग होती है उसके पास सेल होती है, ठीक है। एंड ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल एंड कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दैट इज द हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हमने जब पढ़ा तो वहाँ पे सबसे पहले सेल को दिया, और वहाँ पे हमने सेलुलर लेवल पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्कस स्टडी किया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि cells are called unicellular organism while others like us composed of many cell or multicellular organism। जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है व्हाट इज अ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, ठीक है। हमने स्टडी किया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, जैसे कि हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमने तो सारे फंक्शन परफॉर्म कर देते, बस एक सवाल आता है क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग इसेंशियल फंक्शन ऑफ द लाइफ। आ रही बात समझ में? एनी, उसके बाद एक लाइन आती है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर फ्री लिविंग, ठीक है, या इंडिपेंडेंट लिविंग या फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है? हमने पढ़ा कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वो होती है जिसके पास कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, और साइटोप्लाज्म आगे दे रखा है एनसीईआरटी में, मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होना चाहिए क्या? सेल में जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसीलिए बोला जाएगा हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस वाले लाइंस पे हमने एक एग्जांपल लिया वायरस का, ठीक है, जो हमारे एनसीईआरटी में इधर उधर कहीं ना कहीं पे दे रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एंटोन वन लियोनार्ड सबसे पहले डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवरी की, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड ये सब हमने जब स्टडी
डिटेल में स्ट्रक्चर किया, सेल के बारे में देखा, तो हमने फिर सेल पे एक विस्तृत जानकारी हमने प्राप्त किया। ठीक है, आगे बात है। अब सेल थ्योरी दे रखा है कि 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट ने सेल थ्योरी दिया। ठीक है, जिन्होंने बहुत सारे बॉटनिस्ट है तो प्लांट पे ऑब्जर्व करेंगे और उन्होंने बताया कि जो प्लांट होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती हैं, एंड जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ द प्लांट। और उसी टाइम पे मतलब 1839 में जो हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट थे, एनसीईआरटी फट गई है, ठीक है, थियोडोर स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और इन्होंने सेल के आउटर कवरिंग, थिन कवरिंग देखा, जिसे इन्होंने बोला सेल मेम्ब्रेन। अब हम क्या बोलते हैं उसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, एंड इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया और इन्होंने बताया कि प्लांट के पास क्या होती है, एंड द प्लांट्स हैव द यूनिक कैरेक्टर दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। आ रही बात में, ऑन द बेसिस ऑफ स्वान ने जो प्लांट्स और एनिमल पे स्टडी किया उसके बेसिस पे इन्होंने हाइपोथेसिस दिया, जिससे हम बोलते हैं क्या, सेल हाइपोथेसिस। और इन्होंने बोला कि जो बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट होती है, इन्होंने किसी लिया बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, वो क्या होती है, कंपोज होती है सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेल। आ रही बात समझ में। अब सिल्ड्रेन एंड स्वान ने दोनों को मिलाया, दोनों के वर्क को मिलाया और इन्होंने लोगों ने दे दिया सेल थ्योरी। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि, एंड द क्वेश्चन दैट इज अराइजेस दैट द जो नया सेल, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, नई सेल कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक है, अब इसको रुडोल्फ विर्को ने 1855 में एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि जो नई सेल होती है वो पहले से एग्जिस्टिंग सेल से आती है। उसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया, क्या, ओमनी सेलुला ई सेलुला दैट इज द न्यू सेल्स आर एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और आगे हमारे पास इन्होंने दे रखा कि हु मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सिल्डन एंड स्वान, ठीक है, टू गिव द सेल थ्योरी ऑफ फाइनल सेल। ठीक है, तो हु गिव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी दैट इज द रुडोल्फ विर्को। हु मॉडिफाइड द सेल हाइपोथेसिस या सेल थ्योरी, ठीक है, एंड गिव द फाइनल शेप दैट इज द रुडोल्फ विर्को। हरी बात समझ में। और लास्ट में हमने क्या दिया, एक सेल थ्योरी का एक नया रूप दिखा हमने, जिसमें कि all living organisms are composed of cell and the product of the cell and all cells arises from pre-existing cell। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे जाओगे, इन ओवरऑल ऑफ अ सेल। तो इससे पहले हम कहाँ पे चले जाते, सेल के शेप एंड साइज पे। तो यहाँ पे आपको नीचे एक लाइन लिखी है, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। कोई भी सेल जो होती है वो जैसा फंक्शन परफॉर्म करती है वो उसके अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। आ रही बात समझ में। इसके अकॉर्डिंग पे हमने लेके सेल की डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे फंक्शन सारी सेलें जो बना रखी हैं सेल्स, इसका हमें एक विस्तृत में एक हमने स्टडी किया। तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें समझाने लायक नहीं है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हमने क्या बात किया यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंट होता है। तो एन ओवरऑल ऑफ ए सेल में हम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को लेंगे। देखो, जैसे ओनियन सेल जो होती है वो प्याज, प्याज जो सेल होती है किसकी होती है, प्लांट की। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल वॉल जो आउटर एक बाउंड्री जो सेल वॉल है, एक नॉन रिजिड और नॉन लिविंग, रिजिड एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होती है। आ रही बात समझ में। अब देखो, इनसाइड सेल ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, हमने बात किया। दिस कंटेन द क्रोमोजोम विच टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ठीक है, हमारे पास क्या डीएनए होता है, लेकिन लीनियर होता है। सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब देखो, जब हमें कभी भी यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात करेगा, ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी ने एक क्राइटेरिया दे दिया। ऑप्शन में अगर हम आएगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, देख रहा है कि दैट सेल्स देर है कि वेयर सेल्स दैट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, वेयर एज सेल दैट लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। आ रही बात समझ में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो मेन डिफरेंस हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हम चूज करेंगे, वहां पे एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन होगा, दैट इज द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है। आ रही बात समझ में। वहां पे न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस के जैसा ही होता है। आ रही बात समझ में, बट दैट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दैट इज द प्रोकैरियोटिक। आ रहा हो, आप आगे समझते हैं कि दोनों के पास साइटोप्लाज्म, तो दोनों के पास होगा। क्या दे रहा है आगे कि सेल्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आगे हम सेमी फ्लोइड मैट्रिक्स होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म करते हैं। एंड लिख रखा है वो लाइन, साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस chemical reaction occur in it to keep the cell
इन द लिविंग स्टेट। आ रही बात समझ में? क्योंकि सेल्स में ही सेल की जब हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ी तो वहाँ पे क्या था कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सारे फंक्शन कहाँ पे होंगे? यहीं पे होंगे, यानी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन, सारी केमिकल्स रिएक्शन सेल के अंदर ही परफॉर्म होगी। आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबायोलॉजी एंड वैक्यूल। ठीक है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होती है, और राइबोसोम होता है जो कि दोनों में होता है। आरी बस में देखो यहाँ पर राइबोसोम के बारे में, जब राइबोसोम हम पढ़ेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी देखा है राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन all cell both prokaryotic as well as the eukaryotic. Okay, within the cell ribosome are found, देखो within the cell ribosomes are found not only in the cytoplasm, ठीक है, not only in the cytoplasm but also within the two cell organelle, that is the chloroplast in plant and the mitochondria in the animals and plant दोनों। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया एंड, देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ होता है? प्लांट के अंदर होता है। हरी भाषा में तो जो राइबोसोम होता है वो तो साइटोप्लाज्म में होगा, किसके? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, और फ्री फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल हैं उनके अंदर भी राइबोसोम होता है। ठीक है, हरी भाषा में। अब देखो किसी को डाउट होगा कि राइबोसोम यहाँ पे लिख रखा है टू ऑर्गेनेल्स, बट राइबोसोम तो न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। तो याद रखना कि जो राइबोसोम की जो यूनिट होती है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनती है। ठीक है, न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सब यूनिट बनती है, और मैच्योर फॉर्म में उसका कहाँ होता है? बाहर, इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिख रखा है एनसीईआरटी ने कि बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स, बट आल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। तो आप ये मत समझना कि इसने थ्री ऑर्गेनेल क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि न्यूक्लियस के भी पास होता है, बट वो मैच्योर फॉर्म नहीं होता है। राइबोसोम की सब यूनिट वहाँ बनती है, ऐड नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखो अब लिख रहा है एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड द सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। आ रही बात समझ में? विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेंट्रोसोम हमने बात किया। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल में आना यहाँ पे। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे हम जो वो लाइन दिखा रहे थे आपको कि दैट इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल प्लांट। अब आप यूकैरियोटिक सेल में आना, यहाँ पे राइबोसोम, यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में आना, यहाँ पे एक लाइन लास्ट में मिलेगी, दैट इज द animal cells have centriole which are absent in almost all plant cell। ठीक है, तो ऐसे प्लांट सेल में होती हैं, इसको आप अंडरलाइन करना, इन्हीं प्लांट सेल में होती हैं जिनके पास सिलिया और फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज करना, और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, साथ में प्लाज्मोडेस्माटा। सो थैंक यू सो मच।